जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारी अकाउंटिंग बेसिक टर्म की एक वीडियो आई थी जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इवेंट को, अकाउंट्स को, कैपिटल को, ड्राइंग को उसमें डिस्कस किया था। आज ये अकाउंट की बेसिक टर्म की पार्ट नंबर 3 वीडियो है जिसमें हम लायबिलिटी और एसेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे लायबिलिटी और एसेट्स को लेकर। और जो पिछली वीडियो है बेसिक टर्म की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ये अभी 5 आपको जो बेसिक टर्म बताई हैं वो उसमें डिस्कस की हुई हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को, जिसमें हम लायबिलिटी और एसेट्स को डिस्कस करते हैं। तो लायबिलिटी हमारा 6th पॉइंट है। अभी लायबिलिटी किसको कहते हैं? वो पेमेंट जो बिजनेस को किसी आउटसाइडर को पेमेंट करनी हो, मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो किसी भी बिजनेस को अपने आउटसाइडर को पेड करना हो, मतलब अपने मालिक को पे करने के अलावा किसी आउटसाइडर व्यक्ति को पे करना हो, वो लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, फिर या क्रेडिटर्स हो गए, या बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेज हो सकती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी यदि खर्चा, कोई भी पेमेंट जो अभी किसी आउटसाइडर व्यक्ति को करनी है, अभी की नहीं है, अभी करनी है, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी को फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब इनको डिस्कस करते हैं। इंटरनल लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो किसी बिजनेस को अपने मालिक को पे करनी होती है। मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो बिजनेस को अपने मालिक को पे करना हो, वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कैपिटल का या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। कैपिटल क्या होती है? जो बिजनेस का मालिक बिजनेस को शुरू करते वक्त पैसा लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस की क्योंकि एंटिटी अलग है, मालिक की एंटिटी अलग है, इसलिए बिजनेस को ये कैपिटल का पैसा भी मालिक को पे आउट करना होता है, इसलिए इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं? जो बिजनेस ने कई सालों तक पैसा कमाया है, जिसको संचित किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, उस पैसे को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो वो प्रॉफिट भी मालिक के ही होते हैं जिसे बिजनेस को मालिक को देना होता है, इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी इंटरनल लायबिलिटी ही है। दूसरी लायबिलिटी मैंने आपको डिस्कस की, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी आउटसाइडर व्यक्ति को पे करनी होती है। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट है, या फिर डिबेंचर की पेमेंट है, या फिर बैंक से मान लो लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट हमें करनी है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट हमें करनी है, या कोई इंटरेस्ट की हमें पेमेंट करनी है, या किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट हमें करनी है मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को, किसी आउटसाइडर को, तो वो लायबिलिटी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। फर्दर हम इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है जो एक बिजनेस लंबे समय के बाद, नॉर्मली 1 साल के बाद, किसी व्यक्ति को पे आउट करता है। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस को 1 साल से पहले पे नहीं करनी, 1 साल के बाद ही किसी व्यक्ति को पे करनी है, या किसी भी संस्था को पे करनी है, या किसी भी तरह से कोई पेमेंट करनी है, तो वो लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का, या फिर डिबेंचर्स का। ये सारी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, मतलब जिनको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। दूसरी मैंने आपको बताई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, जिनको हम करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम शामिल कर सकते हैं बिल्स पेबल को, क्रेडिटर्स को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेज वगैरह, कोई भी इस तरह की लायबिलिटी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मतलब जो हमें नियर फ्यूचर में पे करनी है, वो लायबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है।
विद इन ए ईयर जो लाइबिलिटी हमें पे करनी है वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या फिर करंट लाइबिलिटी है। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी जो किसी आउटसाइडर व्यक्ति को पे करनी है उसको बोला जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो बिजनेस के मालिक को पे की जाती है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो किसी बाहरी व्यक्ति को पे की जाती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म को नॉन करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, जैसे कि लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, और शॉर्ट टर्म को हम करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, जैसे कि बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, सैलरी हो गया। इस तरह से जो लाइबिलिटीज हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो हमें नियर फ्यूचर में पे करनी होती हैं, विद इन ए ईयर पे करनी होती हैं। दूसरी हमारी जो बेसिक टर्म है वो है एसेट्स। बिजनेस या फिर जो बिजनेस का मालिक है उसके अधिकार में कोई भी प्रॉपर्टी यदि है तो वो उसकी एसेट्स है, या कहीं से भी उसको पैसा मिलना है, अभी उसके अधिकार में नहीं है बट उसको वो पैसा मिलना है, तो वो भी उसकी एसेट्स है। जैसे मान लो किसी बिजनेस ने किसी को उधार सामान बेचा हुआ था, तो उस उधार सामान का पैसा उसे अभी मिलना है। मान लीजिए 2 महीने बाद की पेमेंट की डेट है कि 2 महीने बाद उस उधार का पैसा वो हमारे पास आएगा, तो जो उधार का पैसा मिलना है वो भी बिजनेस की एसेट्स है। जो बिजनेस के अधिकार में है, पोजेशन में है, वो भी बिजनेस की एसेट्स है, और जो किसी की साइड से अभी ड्यू है वो भी बिजनेस की एसेट्स है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एसेट्स में फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, पेटेंट्स, प्लांट, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, इस तरह के एग्जांपल लिए जा सकते हैं। ये सारी एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के मालिक या बिजनेस के अधिकार में होती हैं या फिर किसी की साइड से ड्यू होती हैं। फिर एसेट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लायबिलिटी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल, एक्सटर्नल। इसी तरह से एसेट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बिजनेस एक बार अगर परचेज कर लेता है या बिजनेस के पास अगर वो एसेट्स हैं तो बिजनेस उन एसेट्स को जल्दी से सेल नहीं करता। नॉर्मली 1 साल से पहले उनको सेल नहीं करता, यानी कि वो सेल पर्पज के लिए नहीं होती। उनका पर्पज होता है प्रॉफिट को अर्न करने का, प्रोडक्टिविटी को बनाने का, प्रोडक्टिविटी करने का, सर्विस प्रोवाइड करने का। ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है उन एसेट्स का। उनका एसेट्स का खरीदने का ये पर्पज नहीं होता कि उनको हमने खरीदा और फिर प्रॉफिट के लिए उनको वापस सेल कर दिया, ऐसा उनका कोई पर्पज नहीं होता। मतलब जो एसेट्स बिजनेस ने अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए परचेज की हुई हैं, वो सारी की सारी एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कहलाती हैं। जिसमें हम शामिल कर सकते हैं 2 तरह की एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स फिर फर्दर क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन, पेटेंट, मशीन, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और जो मैंने अभी पेटेंट्स बताया, गुडविल बताया, या फिर कोई ट्रेडमार्क, लाइसेंस वगैरह, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जाती हैं या जो सॉफ्ट रूप में होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को भी हम बोल सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बाद नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो हम कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं, मतलब एक बार हमने परचेज कर ली उसके बाद वो कैश में कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि कैश, वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट होता है। जैसे कि बैंक से हम जब चाहें अपने रुपए वापस निकाल के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बीआर मतलब हमने किसी को उधार सामान बेचा हुआ है तो उस उधार सामान का पैसा हमारे पास कुछ समय बाद आ जाएगा। जैसे कि स्टॉक हमारा बिक जाएगा तो उसका पैसा हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटे समय का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट सेल होगा वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि डेटर्स, जिनको हमने उधार सामान बेचा हुआ है उनसे हमारे पास कुछ समय के बाद पैसा आ जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी करंट एसेट्स मानी जाती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स में एक एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में काउंट होती है, हालांकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं होती। प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता, परंतु
फ्यूचर में जब हमें किसी से काम करवाना होता है तो वो पेमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी पेमेंट हम पहले से ही कर चुके हैं, प्रीपेड, मतलब पहले से ही हम उसको पे कर चुके हैं। तो किसी काम को करवाने के लिए हमने कोई एडवांस पैसा दिया हुआ है जिसको हम प्रीपेड बोल रहे हैं, तो वो पैसा हमें फिर बाद में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको भी हम करंट एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि वो काम भी हमारा नियर फ्यूचर में ही होने वाला होता है। इसके अलावा जो स्टॉक है उसमें बस स्टॉक वैसे हमारी करंट एसेट्स है, क्योंकि हम उसको सेल करते हैं, थोड़े समय बाद वो बिक जाता है, फिर हमारे पास पैसा आ जाता है। परंतु स्टॉक को हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस पे, मतलब जो भी कम होता है उस वैल्यू पर हम इसको लिखते हैं। बाकी सारी एसेट्स को हम कॉस्ट वैल्यू पर लिखते हैं, जो हमारी बुक्स में वैल्यू होती है उसी वैल्यू पर हम उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी एसेट्स है वो है फिक्टिटियस एसेट्स, या फिर इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्टिटियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो वास्तव में संपत्ति नहीं होती। फिर आप सोचेंगे कि जब संपत्ति नहीं होती तो फिर हम उसको संपत्ति एसेट्स क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार बिजनेस कुछ इस तरह के एक्सपेंडिचर कर देता है जो उसको फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं। यदि हम उस पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को करंट ईयर का एक्सपेंडिचर मान लें तो उस वजह से उस करंट ईयर का जो लो प्रॉफिट होगा वो शायद हो सकता है बहुत कम हो जाए, या फिर हो सकता है लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए। तो क्या ऐसा करना उचित होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस खर्चे को हमने आज कर दिया है और उसका बेनिफिट हमें आगे कई सालों तक होना है, मान ली 3-4 साल 5 साल तक उसका बेनिफिट होना है, तो उसको फिर हम एक ही साल का खर्चा क्यों माने? वो तो 5 साल का खर्चा होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया किसी एडवर्टाइजमेंट पे, सपोज कीजिए, एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए किसी बिजनेस ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया और उसको लगता है कि ये बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा इससे। तो क्या वो 5 लाख रुपए आज ही अपने खर्चे में शामिल करना उचित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस 5 लाख रुपए से बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलना है। तो हम इस 5 लाख रुपए को 5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब पर ईयर 1-1 लाख रुपए का खर्चा मानेंगे और 1 लाख रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब खर्चे के रूप में दिखाएंगे, और बाकी का जो 4 लाख बच गया जो अभी हमारे पास है नहीं, हम खर्चा कर चुके हैं वो, तो वो जो 4 लाख रुपए बच गया वो हमारी फिक्टिटियस एसेट्स है, जो ना तो कैश में बाद में कन्वर्ट हो सकती है ना फिलहाल अभी है, क्योंकि हमने वो खर्चा कर दिया है। बट वो खर्चा ऐसा है वो फ्यूचर के लिए है, तो इसलिए उसको हम फिक्टिटियस एसेट्स के नाम से जानते हैं, मतलब एक कृत्रिम संपत्ति या नॉमिनल एसेट्स या फिर काल्पनिक संपत्ति के रूप में है वो। तो एक्चुअल में वो संपत्ति होती नहीं है, मतलब दिखाई नहीं देती, बट फिर भी हम उसको संपत्ति की तरह से लिखते हैं। इसमें और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या सस्पेंस मैंने आपको भी बता ही दिया, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को शुरू करने से पहले के जो खर्चे होते हैं वो वाले खर्चे भी इसमें ही शामिल किए जाते हैं फिक्टिटियस एसेट्स में ही। या फिर शेयर को इशू करते वक्त जो भी खर्चा किया जाता है जिसको हम शेयर इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं वो भी इसी में शामिल किया जाता है। या फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी इसी में शामिल किया जाता है। या फिर डिस्काउंट, हम डिवेंचर को इशू करते वक्त कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी फिक्टिटियस एसेट्स में काउंट होता है, जिनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके लिए जर्नल एंट्री बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारा खर्चा होगा उसको हम लिख देंगे, मतलब धीरे धीरे हम उसको राइट ऑफ करते हैं अपने प्रॉफिट से। तो मुझे आशा है कि जो मैंने अभी आपको लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में जानकारी दी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको लगता है कि मुझे किसी तरह का कोई भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप बेझिझक अपना वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके डाउट के जवाब देने की, और फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।